वेलकम बैक। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं समझा देता हूँ, किसी को कन्फ्यूज़न ना रह जाए, इसलिए बस 2 से 5 मिनट लगेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये है मिस्टर ए, हस्बैंड है, आप वाइफ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। ये ट्रांसफ़र कर रहा है किसे, मिसेज ए। ठीक है सर, मिसेज ए बोले तो ए की वाइफ को, ये है वाइफ। क्या ट्रांसफ़र कर रहा है सर, ये ट्रांसफ़र कर रहा है एक हाउस प्रॉपर्टी जो थी इसकी, वो ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफ़र है हाउस प्रॉपर्टी, जिसकी मार्केट वैल्यू क्या है सर, इस हाउस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने सर, 2 करोड़ रुपए। मार्केट वैल्यू बोल रहा हूँ, इतने रुपए में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू है जो हाउस प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र कर रहा है ना, उसकी वैल्यू बता रहा हूँ कि 2 करोड़ रुपए है। लेकिन ये कितने का ट्रांसफ़र कर रहा है, इसे कितने में ट्रांसफ़र कर रहा होगा, लेट से 25 लाख। ठीक है, तो सरकार बोलेगी आप हो मिस्टर ए, आप ज़्यादा होशियार ना बने, हम समझ रहे हैं आपके इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है सर, 25 लाख को क्या बोलेंगे हम लोग, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अपर्याप्त कंसिडरेशन मतलब कि वैल्यू, सेल्स वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ रुपए थी, 25 लाख रुपए का 25 लाख में महज अपनी वाइफ को बेच डाला। पैसे भी इसी के होंगे, कुछ नहीं, इसके बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में बस एक ट्रांसफ़र करा दिया होगा कि हाँ इसने सच में, तेज होते हैं ना लोग, सिर्फ बोल देंगे तो मानेंगे नहीं सरकार, तो इसलिए अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं कि चलो ऐसा करो, मेरी वाइफ थी, मैंने 25 लाख में बेच दिए, 2 करोड़ की रहे चाहे 200 करोड़ की रहे, मैंने 25 लाख में बेच दिए। करते थे ऐसे लोग पहले पुराने ज़माने में, तो खैर अभी भी करते ही हैं। जो पकड़ में आते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़ में आते वो बच के निकल जाते हैं, है ना। लेकिन जब भी पकड़ में आएंगे तो बुरी तरह से पेनाल्टी लगेगी, बहुत सारे सेक्शंस लग जाएंगे, बहुत सारे प्रोविजंस लग जाएंगे। ठीक है, तो 25 लाख रुपए की इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मानी जाएगी। बिल्कुल सर, जिसकी 2 करोड़ की वैल्यू आप 25 लाख में बेच रहे हो, किस बात की। तो हम जब देखने गए ट्रांजेक्शन की एक्चुअल में क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि भाई हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ही ट्रांसफ़र कर दिया है, जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी महज 25 लाख में। दूसरा केस ये भी आपको मिल सकता है कि जो ट्रांसफ़र करी हाउस प्रॉपर्टी 0 रुपीज़ में ट्रांसफ़र कर दी, तो इसे हम लोग बोलेंगे विदाउट कंसिडरेशन। ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है। ठीक है, यहाँ 25 लाख में करा है, यहाँ 0 रुपीज़ में करा, तो इसे बोलते हैं विदाउट कंसिडरेशन। बिना पैसे का गिफ्ट कर दिया, समझ रहे हो, गिफ्ट कर दिया। उसका बर्थडे था, वाइफ का बर्थडे था, गिफ्ट कर दिया। बोलेंगे सरकार मेरी वाइफ का बर्थडे था, उसे मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। गिफ्ट कर दी कितने की, 0 रुपीज़ की। सर गिफ्ट तो 0 का ही होगा ना, गिफ्ट के पैसे थोड़ी लेते हैं। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मार्केट वैल्यू जिसकी मैंने 0 रुपीज़ में ट्रांसफ़र कर दी वाइफ को। सरकार बोलेगी आप बोल रहे हो कि ट्रांसफ़र कर दी, मैं बोलूँगा आपने तो बस टैक्स की चोरी की नीयत से ट्रांसफ़र करी है। मैं नहीं मानूंगा कि ये हाउस प्रॉपर्टी मिसेज ए की है, मैं नहीं मानता। कौन नहीं मानता, सरकार नहीं मानती। सरकार बोलेगी हम तो बस तुम्हें पकड़ेंगे मिस्टर ए, तुम हो हमारे डीम्ड ओनर, तुम मानो या ना मानो, मानना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ये है सर डीम्ड ओनर का कंसेप्ट। ठीक है, सरकार ने बोला तुम मानो चाहे नहीं मानो, हम तो तुम्हें पकड़ेंगे, और ये जो भी प्रॉपर्टी तुमने ट्रांसफ़र करी है वो हम मानेंगे कि वो तुम्हारी ही प्रॉपर्टी, और उससे होने वाली जितनी भी आय है वो तुम्हारी इनकम है। क्लियर है सर, आई होप कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो ही नहीं सकती, है ना।
क्लियर हो गया होगा बिल्कुल भी। तो इसे डायग्राम को नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो अब भी वो पीछे रिपीट करके देख लेना, वैसे कुछ है नहीं कि नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए, अब हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लेना, मैं नेक्स्ट पॉइंट डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ मैंने सेक्शन 27 में ये जो स्टार्ट करा था, ये था आपका पहला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखो। अब जो है वो है आपका दूसरा पॉइंट, लिखो इसे। इफ़ एनी इंडिविजुअल transfers any house property to a minor child ब्रैकेट में लिख लेना ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अदर देन माइनर मैरिड डाउटर। ब्रैकेट क्लोज। फॉर inadequate consideration or without consideration then such individual is treated as deemed owner। फिर से रीड कर दे रहा हूँ। इफ़ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू ए माइनर चाइल्ड ब्रैकेट में अदर देन माइनर मैरिड डाउटर ब्रैकेट क्लोज फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। ठीक है, लिखो जल्दी। लिख लिया सभी ने? चलिए समझते हैं। जिन्होंने नहीं लिखा पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलो समझते हैं क्या है। सर ये भी बिल्कुल ऊपर वाले केस की तरह ही है। वहाँ हम लोगों ने स्पाउस कवर किया था। क्या कवर किया था? स्पाउस।
यहाँ हम लोगों ने कवर किया है माइनर चाइल्ड। प्रीवियस केस में क्या कवर किया था? स्पाउस, यानी आपके लिए हस्बैंड या वाइफ, जैसा भी मामला बन रहा हो। और यहाँ पे कवर किया है माइनर चाइल्ड। माइनर का मतलब तो समझते ही होंगे, समझते होंगे 18 से कम वाले को माइनर बोलते हैं, ठीक है। 18 उम्र वाले से कम वाले लोगों, बच्चों को माइनर बोलते हैं। तो कोई भी इंडिविजुअल ट्रांसफ़र कर रहा है कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, किसको? माइनर चाइल्ड को। वही यहाँ पे बस मिसेस की जगह उसका बच्चा मान लो, ठीक है, छोटा वाला बच्चा। वही वाला केस बना दो 25 लाख और 0 रुपीज़ का। 0 रुपीज़ मतलब विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे अपर्याप्त कंसिडरेशन यानी कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो अगर कोई भी आदमी अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी अपर्याप्त कंसिडरेशन के या बिना किसी कंसिडरेशन के, विदाउट कंसिडरेशन, देन सच इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। तो सरकार बोलेगी तेज ना बनो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि कुछ प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे, कुछ माइनर बच्चों के नाम पे दिखा दूँ, तभी ये प्रोविज़न आया था आपका सेक्शन 27 डीम्ड ओनर का। तो सरकार बोलेगी हम नहीं जानते आपकी बीवी को, ना जानते आपके बच्चों को, हम तो सिर्फ आपको पकड़ेंगे, आपको बना देंगे डीम्ड ओनर, और जितनी भी इनकम उस प्रॉपर्टी से होगी मान लेंगे कि वो आपकी ही है। समझ रहे हो? यस सर। तो फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर रही हो आपने किसी अपने माइनर चाइल्ड को, तो भी आप जो है डीम्ड ओनर माने जाएंगी और प्रॉपर्टी आपकी ही मानी जाएगी और उससे होने वाली इनकम भी ऑफ कोर्स आपकी ही होगी। बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह ही है, बस वहाँ वाइफ कवर थी या हस्बैंड कवर था, यानी कि स्पाउस कवर था, और इस केस में माइनर चाइल्ड कवर किया गया है। मैंने रेड कलर से यहाँ पे लिखा है अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, यानी कि चाइल्ड की कैटेगरी में आपकी विवाहित पुत्री, डॉटर का मतलब होता है पुत्री, बेटी, ठीक है। अगर वो 18 से कम की विवाहित कन्या है तो उसे यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग 18 से कम वर्ष की युवतियों की भी शादी हो जाती थी। अकॉर्डिंगली उस केस में हम लोग डीम्ड ओनर का कंसेप्ट नहीं मानेंगे, ठीक है सर। तो पुराने ज़माने की बातें हैं, अब तो नहीं होता, बट जब होता था तब का टैक्स बना हुआ है ना, टैक्स वाला ये वाला, तो अभी भी कंसिडर्ड है कि माइनर मैरिड डॉटर है, विवाहित बेटी है अगर आपकी, और वो माइनर है तो वो माइनर चाइल्ड यानी कि वो बच्ची नहीं मानी जाएगी, और अकॉर्डिंगली अगर उसे आपने ट्रांसफ़र किया है तो आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखा रहा हूँ, जल्दी नोट कीजिए। अदर देन लिखा है यहाँ पे मैंने, अदर देन का मतलब कि मैरिड डॉटर जो कि माइनर है, 18 से कम की है, उसे हम माइनर चाइल्ड नहीं मानते हैं, ठीक है ना। चलो हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। चलो अब लिख दिए तो इसके अलावा और पॉइंट्स नहीं लिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए, यहाँ तक काफ़ी है। इन केस ऑफ, खैर ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा ही है, काफ़ी एक्स्ट्रा, जो ये लिखा रहा हूँ ये भी काफ़ी एक्स्ट्रा है, बट अब लिख दिया हूँ तो अब लिख ही देते हैं, ठीक है ना। वैसे आपके लेवल का नहीं है ये, फिर भी लिख लो। इन केस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी shareholder is treated as deemed owner of such property.
यानी कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में शेयर होल्डर जो होता है उसे ही हम लोग टीम डोनर मानते हैं, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की आपकी प्रॉपर्टी रही होगी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, तो ठीक है ना। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वही मालिक होते हैं, टीम डोनर होते हैं प्रॉपर्टी के, ठीक है। और भी पॉइंट्स होते हैं बट चूँकि मैंने बोला ये भी आपके लेवल का नहीं है, तो और पॉइंट्स तो ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो यहाँ तक लिखो। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अब तक मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ, हाउस प्रॉपर्टी में भी सैलरी भी पढ़ाया आपको, बेसिक्स भी पढ़ाए थे आपको टैक्सेशन के, चूँकि काफ़ी दिनों से आपके फेस टू फेस क्लास लाइव क्लास नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, तो जब भी हम आएंगे तो पूछेंगे तो ज़रूर, तो रिवीजन भी साथ के साथ आप करते रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं, तो रिवीजन हमेशा करते रहना, वरना एक बार में बर्डन सम हो जाएगा, फिर रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ऑफकोर्स शुरू से ही करेगा, शुरू से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, जहाँ से हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट किया, तो प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको बिल्कुल कंप्लीट रहना चाहिए। एग्ज़ाम आपका कब होगा कैसे होगा आई डोंट नो, नो आइडिया टिल डेट, बट जब भी होगा तो पूछा तो ज़रूर जाएगा, तो इसलिए अप टू डेट रहें, अच्छे से रिवीजन करें, और क्या बोल सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि हम पूछते भी नहीं ना आपसे, तो आप लोग रिवाइज करते हैं कि नहीं करते नहीं मालूम मुझे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं। ये लिख लिया ना सभी ने, लिखो जल्दी, नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं। जस्ट मैं देख ले रहा हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है आपका हाउस प्रॉपर्टी के कंसेप्ट्स। अच्छा एक 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 दो पॉइंट छूटा हुआ है, वो मैं करवा देता हूँ, छोटे हैं कवर हो जाएंगे तुरंत, ठीक है। देखिए अनरियलाइज्ड रेंट बताया था ना मैंने एक बार काफ़ी पहले, अनरियलाइज्ड रेंट बताया था, बैड डेट्स ऑफ रेंट वाला, ठीक है ना, इट इज़ लाइक बैड डेट ऑफ रेंट वाला, उसका मतलब होता है रेंट विच इज़ नॉट रिकवर्ड बाय द ओनर फ्रॉम टेनेंट, ठीक है। 4 कंडीशंस बता रखी थी, तो अब इसी से एक जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, जो अनरियलाइज्ड रेंट है, अगर वो भविष्य में रिकवर हो जाता है, यानी कोई शैतान जो आपका किराएदार था, जो बेईमान था, शैतान था, जैसा भी बोल लो, ठीक है ना, तो वो बाद में उसमें इंसानियत जाग जाती है और वो आपको रेंट पेमेंट करने के लिए आ जाता है, या आप इंसान से थोड़े शैतान बन गए और उससे रिकवर कर लेते हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, चाहे मामला जैसा भी बन रहा हो, वो स्वतः आके दे रहा है या आप किसी भी तरह से वसूली कर लेते हो, ठीक है। तो एक तरह से अगर जो रियलाइज रेंट नहीं हो पाया था, मतलब जो रेंट आप उस समय नहीं ले पाए थे, वो बाद में किसी भी तरह या तो वो खुद आके दे दिया, या तो आपने किसी भी तरह से उससे निकलवा लिए, यानी कि वो रिकवर हो गया, जो आपका पैसा डूबा हुआ था, जो रेंट रियलाइज़ नहीं हो पाई थी, वो अब जाके रिकवर हो जाती है। तब क्या ट्रीटमेंट होगा, एक ये वाला पॉइंट बच गया है, और मेरे ख्याल से इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी। छोटे छोटे 2 पॉइंट से कवर हो जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, वो होंगे आपके रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। वो पूरा नया टॉपिक ही है, जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, और रेसिडेंशियल स्टेटस आपका नया चैप्टर ही है। तो चलिए पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट की अगर रिकवरी हो जाए तो क्या होता है सर, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखिएगा, इस वीडियो में कवर कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेंदी हो चुका है ये वीडियो। सेक्शन 25A ये आपका रिकवरी का होता है, लिखो जल्दी। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट
रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। एंड एरियर्स ऑफ रेंट भी इसी में कवर्ड होता है, एरियर्स ऑफ रेंट, जो रेंट रियलाइज़ नहीं हो पाया था, और जो एरियर्स ऑफ रेंट यानी कि रेंट इन डिस्प्यूट वाला बताया था ना मैंने, यहाँ पे बताया था। अनरियलाइज्ड रेंट बताया था मैंने, फिर रेंट इन डिस्प्यूट भी बताया ही होगा, एरियर्स वाला बताया कि नहीं बताया? शायद नहीं बताया क्या, चलो लिख लो, एक लाइन का है वो, लिख लो यहाँ पे। एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब भी इधर ही लिख लो, एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है? सर सैलरी भी पढ़ाए थे तो वहाँ भी अरियर वाला कंसेप्ट पढ़ाए थे ना, बस वैसा ही होता है थोड़ा। एरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता है, इट मीन्स रेंट अंडर डिस्प्यूट, विवादित है, रेंट पे विवाद उत्पन्न हो रखा है, इट मीन्स रेंट अंडर डिस्प्यूट। ठीक है सर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका 25 है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट। जल्दी लिखने का इसको, नेक्स्ट एक वीडियो और लग ही जाएगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि प्रैक्टिकल 2-3 एग्जांपल्स भी हैं इसके, कंप्लीट करा के इस हाउस प्रॉपर्टी को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, पहले तो इसे लिखो, इसके आगे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट के आगे लिखिएगा, रिकवरी इज टैक्सेबल in the year in which it is recovered. Under the head इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, whether the SAC is the owner of the property or not in that financial year. Any expenditure incurred for such recovery shall be ignored. Shall be ignored, IGNORED। ठीक है, taxable amount equals to recovery into 70%। बोले तो ब्रैकेट में लिख लेना 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन।
चलो जल्दी से नोट करो, इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर पाऊँगा। छोटा सा कंसेप्ट है, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल होगा, और एक तो कंसेप्ट ऑफ वैकेंसी बची है बस। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से लिखना, ठीक है? रीड आउट कर दूँ क्या? चलो नेक्स्ट में ही रीड आउट करूँगा, अभी लेंदी हो गया ये, कर ही देता हूँ। रिकवरी इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज़ रिकवर्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, or not in that financial year, full stop. Any expenditure incurred for such recovery, कि कोई भी तरह का एक्सपेंडिचर जो कि किया गया हो सच रिकवरी के लिए, शैल बी इग्नोर्ड। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा सर? जितनी रिकवरी हुई है उसका 70%, 70%, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।